माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए अपनी प्राणों की आहुति देने वाले ऐसी भारत माँ के वीर सपूत सरदार भगत सिंह जी की जन्म जयंती पर मैं उनको शत शत नमन और प्रणाम करता हूँ। अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ पंजाब के हमारे कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई अश्विनी शर्मा जी, पंजाब के जुझारू महामंत्री भाई सुभाष शर्मा जी, युवा मोर्चा और पार्टी के हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण आज शहीद भगत सिंह जी को उनकी जन्म जयंती के अवसर पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए। साथियों, शहीद भगत सिंह मात्र 23 साल की उम्र में 23 मार्च को शहीद हो गए, लेकिन इतनी कम आयु में भी इतनी बड़ी उपलब्धियां दर्ज कर गए कि आज 100 सालों के बाद भी आज की युवा पीढ़ी उनको प्रेरणा के रूप में देखती है। वैसी लौ हमारे देश के युवाओं में जगा गए कि गुलामी के समय हमें नारा दिया इनकलाब जिंदाबाद, और उस अनशन को, अंग्रेजों के खिलाफ उस लड़ाई को एक ऐसा बल दे गए कि भारत ने 1947 में आज़ादी तो पाई। उन्होंने बलिदान दिया भारत को स्वतंत्र करने के लिए। आज के युवाओं को कहना चाहूँगा, आपको योगदान देना है भारत को सशक्त भारत बनाने के लिए। और आज जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमें स्वदेशी के नारे को लेकर आगे चलना है। उस समय स्वतंत्रता के साथ था, स्वदेशी के साथ था। आज हमारे सशक्त भारत के लिए आत्मनिर्भरता और वोकल फॉर लोकल के रास्ते से स्वदेशी प्रोडक्ट्स को अपनाने के लिए हमें चलना है। और जितनी ताकत हम अपने स्थानीय किसानों को, नौजवानों को, काम करने वालों को देंगे, उतनी भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। आप याद करिए, हमारे राष्ट्रवाद की जो दो मजबूत भुजाएं थी भारत की, सरदार भगत सिंह और वीर सावरकर जी। सोच दोनों की एक पीढ़ी का अंतर हो सकता है, देश के अलग अलग कोनों में रह सकते हैं, लेकिन सरदार भगत सिंह जी के उल्लेखों में, उनकी लेखनी में, उनके प्रकाशन में आप देखेंगे बार बार वीर सावरकर जी का नाम आया है। और वो दिखाता था कि कहीं पे भी रहें, सोच हम एक लेके चले। राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम एक थे। दोनों के लिए, सरदार भगत सिंह जी के लिए पहला काम कोई था तो वो था भारत प्रथम, नेशन फर्स्ट। सबसे पहले देश, इसी सोच को लेके वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा था हमें आज़ादी अंग्रेजों से भी चाहिए, लेकिन भूरी चमड़ी वालों की गुलामी भी नहीं चाहिए, उनका राज भी नहीं चाहिए। लेकिन आज़ादी के 60 वर्ष तक जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश को चलाया, अंग्रेजों की मानसिकता उन पर दिखती थी। देश के हमारे टुकड़े कर दिए कांग्रेस ने राज करने के चक्कर में। नक्शे पर लकीर खींच दी गई, भारत और पाकिस्तान बना दिया गया। करतारपुर साहिब हो, ननकाना साहिब हो, सीमा के पार छोड़ दिया गया। पंडित नेहरू जी ने नहीं देखा कि हमारे सिख परिवारों की या सभी धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र हमारा करतारपुर साहब, ननकाना साहब। दूर से टकटकी नजर से लगाकर दर्शन करते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो करतारपुर लांगा बना गया, करतारपुर कॉरिडोर बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। सरदार भगत सिंह जी का 115वीं जयंती हमने जब उनके शहीदी दिवस, आप देखिए क्या किया। हमारे भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है चंडीगढ़ मोहाली वाला, उसका नाम शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा है। लेकिन एक परिवार ने देश में ऐसा राज किया जिन्होंने अपने ही परिवार की 4 पीढ़ियों पर नाम रख दिए संस्थाओं के। उनको लगता था सफेद टोपी वालों ने जैसे भारत को आज़ादी दिलाई है। नहीं, सरदार भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, ऐसे अनेक क्रांतिकारी नेता जिन्होंने अपना बलिदान देके भारत को आज़ादी दिलाई है। साथी, ये भूरी चमड़ी वाले जो राज करते रहे, जिसका उल्लेख उस समय किया गया, भगत सिंह जी की पार्टी के समय कहा गया,
उन्होंने क्या किया? जब प्रिंस चार्ल्स उस समय आए भारत में तो उनके अंकल लॉर्ड माउंटबेटन ने राष्ट्रपति भवन का दौरा भी उन्होंने कराया। लंच उन्होंने इंदिरा गांधी जी के साथ किया, लेकिन दौरा लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आजादी के बाद करवा रहे थे, इतने वर्षों के बाद। कांग्रेस पर अंग्रेजों की मानसिकता हावी थी और ये कांग्रेस का इकोसिस्टम जो शिक्षा के क्षेत्र में था, उनकी सोच से पलने वाले उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या सरदार भगत सिंह हो, इनको आधे पन्ने में निपटा कर रख दिया इतिहास में और इनको रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट का दर्जा दे दिया गया। अरे आतंकवादी कहकर, उग्रवादी कहकर हमारे क्रांतिकारियों को इस तरह से कहा गया। कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, देश से माफी भी मांगनी चाहिए। और जिन लोगों ने इतिहास की किताबों में लिखा, उनको पद्मा अवार्ड दिए गए, पद्मा भूषण अवार्ड दिए गए। क्या सोच उस समय की कांग्रेस और कम्युनिस्टों की रही होगी? जो कोई चीन के साथ जुड़ता था, कोई अंग्रेजों के साथ जुड़ता था, वो भारत को टुकड़ों टुकड़ों में देखते थे। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जब नारे लगाती है भारत के टुकड़े टुकड़े करने की, तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग ये जाकर वहां पर खड़े हो जाते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ। क्या सरदार भगत सिंह ने कभी टुकड़े टुकड़े के बारे में सोचा था? अरे उन्होंने तो एक राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र के बारे में सोचा था। और एक राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र अगर कोई दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भारत और मजबूत हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है। 11वें नंबर से हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हमारी सीमाएं और सुरक्षित हो गई। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हमने वो मजा सिखाया है कि उनकी हवाई पट्टियां आज भी बैलगाड़ियां चलने के लायक रह गई हैं। उनके एयर डिफेंस सिस्टम आज भी खत्म पड़े हैं और पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान के नेता अपना मुंह बचाए फिर रहे हैं। चाहे युद्ध का फील्ड हो या क्रिकेट का फील्ड हो, हर तरफ पाकिस्तान को चित करने का काम भारतीयों ने किया है। साथियों, एक बात मैं आज के युवाओं से जरूर कहना चाहता हूं, हजारों नहीं लाखों युवाओं ने अपनी जान दी, तब जाके हमें स्वतंत्रता, हमें आजादी मिली है। अब हमारे सामने संकल्प अगले 22 साल का ये है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है और विकसित भारत बनाने के लिए हमें हर क्षण अपना भारत के निर्माण में जुटाना है, स्वदेशी को अपनाना है, अपनों को आगे बढ़ाना है। भारत का खाना हो, भारत के फूड प्रोडक्ट्स हो, भारत के कपड़े हो, भारत का बाकी सामान हो, हमें भारतीय प्रोडक्ट्स को ही बल देना है ताकि भारतीयों को रोजगार मिले, भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिले, भारत की ताकत बढ़े और दुनिया की महान अर्थव्यवस्थाओं से लेकर दुनिया के बड़े देशों में हमारा भारत विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो। आज सच्ची श्रद्धांजलि सरदार भगत सिंह जी को तभी होगी अगर आज का युवा संकल्प लेगा कि स्वदेशी पहनेंगे, स्वदेशी खाएंगे, स्वदेशी को बढ़ाएंगे, स्वदेशी अपनाएंगे और अपने राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाकर दिखाएंगे। बहुत बहुत ठीक है सर। अनुराग जी, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ, ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤੋਂ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ उत्साह मिलता है, जोश मिलता है, प्रेरणा मिलती, देश लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने लिए असीं अगे बढ़ते हैं। इदां ही देश लिए मर मिटन ते पूरा समय निभाण दा, पूरा जीवन पूरी तरह समर्पित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पंजाब की धरती लिए हज़ारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट दिते, सड़कां हो, रेलवे लाइन हो, स्वास्थ्य प्रोजेक्ट हो, बाकी हो, लेकिन पंजाब की सरकार इत्थे योजनावां लागू नहीं करती। क्यों नहीं करती? इत्थे जनता नूं क्यों नहीं लाभ देण दिंदी? अज एक वड्डा इश्तिहार छपिया, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ कि 3000 अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान पंजाब सरकार ने बनाए हैं। मैं खुली चुनौती पूरे मीडिया के सामने पंजाब सरकार को दिंदा है, 3000 तो छड्डो, तुसी 30 खेल मैदान कढ़ के दिखा दिओ, 30 खेल मैदान जिहड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के, 30 भी वड्डी गल करदा। 3 दिन इन्हां ने 3 भी नहीं बनाए। दूसरी गल इन्होंने कहा सी ਲੱਖਾਂ लोगों को रोजगार सरकारी क्षेत्र देवांगे, एक भी नहीं दिता। ਜਿਹੜੀ आयुष्मान भारत योजना ਉਹਦਾ लाभ इन्होंने फायदा नहीं दिता लोगों को, मुफ्त 5 लाख का इलाज 70 साल तो ज़्यादा वाले भी, आम नागरिक में भी।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ राज्य की सरकार तो हाले पिछले बार का भी कोई पैसा नहीं मिले। केवल इश्तिहार देने नाल सरकारां नहीं चलदियां, केवल झूठे वायदे करके सरकार बना सकते हो, निभाने लई इच्छा शक्ति चाहिए है। वो इच्छा शक्ति की कमी आम आदमी पार्टी ते आम आदमी पार्टी की सरकार च है। पंजाब की सरकार सर बीजेपी किसी ना अलाइज करूगी पंजाब दे विच जां 117 ते कली इलैक्शन लड़ूगी? हाले 2025 है। भारतीय जनता पार्टी पहले तो कई गुना ज़्यादा मजबूत हुई है। 2027 आऊगा और तक भारतीय जनता पार्टी की ताकत तो कई गुना ज़्यादा होर बढ़ेगी, क्योंकि प्रदेश की जनता ने देख लिया कि कांग्रेस भी वेख ली, आम आदमी पार्टी भी वेख ली। हुण जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की आन दी ते पंजाब नूं नई ऊंचाइयां ते विकास की राह ते ले जाएगी। पंजाब की हालत बहुत बदतर है सर, पंजाब की हालत बहुत बदतर चल रही है। युवा नेतावां नूं मैं नहीं कहांगा ना आपे नशे नूं अपनाना है ना दूजिਆਂ ਨੂੰ अपनाण देना है। नशे की लत तो सारे नूं दूर नठाना है, नशा मुक्त अपना पंजाब बनाना है। साडा पंजाब जिहदी जवानी, जिहदे खेत ते जिहदे खेल बारे पूरी दुनिया च मशहूर हुंदा सी, आज खेतां च भी ते खेलां च भी मेरा पंजाब पिछे क्यों रह गया? सरकार दी कमजोरी दे कारण ते सरकार दी रवैये दे कारण आज मेरे पंजाब नूं फिर अगे ले जाण दा समय आया है। ते भारतीय जनता पार्टी पूरी कमिटमेंट, पूरी प्रतिबद्धता नाल कहंदी है कि असी पंजाब दे नाल खड़े, पंजाब नूं अगे ले जाण लई 24 घंटे खड़े। पंजाब के हालात बहुत बदतर है सर, गैंगस्टरवाद चल रहे हैं यहाँ पे। खत्म हो चुकी है गेम की बीजेपी इस नूं दोबारा रिबिल्ड करेगी। कबड्डी बहुत लोकप्रिय खेल है। मैनूं अज भी याद है पंजाब ने दी शुरुआत की थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की टीमां नूं बुलाउण दा काम किया। अज जे क्रिकेट तो बाद कोई लीग बड़ी सक्सैसफुल हुई तो कबड्डी दी हुई है, जिहदी रेटिंग भी ज़्यादा है, जिहदे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। 2036 जो भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों नाल भारत समर ओलंपिक्स करेगा, उदों साडा पूर्ण विश्वास है कबड्डी भी उसका एक हिस्सा होएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं सानू स्थानीय खेडों नूं अगे वधाना है, खिलाड़ियों नूं अगे वधाना है। तो इहदे लई असीं कांग्रेस के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा खेलों का बजट भी करता। इहदे नाल नाल 1000 तो ज़्यादा खेलो इंडिया सेंटर बना के दिते। आज देश के विच लगभग 34 नैशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा साइड ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। ये सारे प्रयास तां होए जो नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों में लगभग 3500 करोड़ रुपया खेलों लिए खर्च किया है, खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लिए खड़ा किया है। तो 900 करोड़ रुपए की नैशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी नरेंद्र मोदी सरकार बना के दे रही है। सर नवांसर का बंद पड़ा खेलो इंडिया सर स्टेडियम क्या कांग्रेस के लीडर है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह ते मनप्रीत बादल जी नाल मुलाकात करके गए, ਉਹਦੇ ਕੀ मायने हो सकते हैं? मैनू पता नहीं कि कांग्रेस ने उसकी ड्यूटी लाई थी कि व्यक्तिगत रूप से। सर हालात बहुत खराब है पंजाब का, गैंगस्टर सुधारन लिए भारतीय जनता पार्टी की लोड़ है तो असीं आके पूरी तरह सुधारांगे। भगत सिंह जी ਦੇ 118ਵੇਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੀ ਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ युवा मोर्चा ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਹਮੀਰਪੁਰ ਤੋਂ सांसद ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ अनुराग ठाकुर जी इस मौके ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। और उन्होंने नाल पार्टी के युवा मोर्चा के सब कार्यकर्ता, पार्टी के महामंत्री सुभाष शर्मा जी, राजेश बग्गा जी, परमिंदर बराड़ जी, और मैं आंदे आंदे गल सोच रहा सी कि अज 118वां जन्म दिहाड़ा है, पर भगत सिंह कभी भी 23 साल तो वड्डा नहीं होया। अज भी नौजवानों के दिमाग के अंदर जदों तुसीं नौजवान निकलते हैं तो 118 साल हो गए नहीं लगता। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ ਮਾਤਰੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਈਕਨ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਗਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ? भगत सिंह जी भी स्वर्गां 'ਚ बैठे राजगुरु सुखदेव के नाल जदों झाती मारते होणगे ते वो सोचते होणगे कि क्या मैं ऐसे पंजाब की कल्पना की थी। वो उन्हां दा पंजाब का सपना तो यह सी कि इत्थे भाईचारा मजबूत होए, विकास वाला पंजाब होए,
ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦਿਖੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਦਿਖੇ, ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਲ ਦੇ ਲਈ, ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਖੇਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗੀ। ਇਹੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।